अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स, उसके अंदर आर्टिकल है 5.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो बात ये करना चाह रहा है कि कुछ फैक्टर्स, कुछ अनासिर ऐसे होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में जो कि एंजाइम जो कि काम कर रहे होते हैं ना, एंजाइम का एक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करना होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम का एक्शन है। तो एंजाइम के एक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है उसको ज्यादा कर दे, हो सकता है उसको कम कर दे। तो हम वन बाय वन उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अब पहला पॉइंट डिस्कस करता है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट। एंजाइम बहुत ज्यादा हसास होता है, सेंसिटिव होता है। किस चीज से? इन्वायरमेंट से। जिस इन्वायरमेंट में एंजाइम काम कर रहा होता है उसके सराउंडिंग की जो इन्वायरमेंट होती है वो एंजाइम उससे बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर उस इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का चेंज आ गया तो वो चेंज डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किसको? एंजाइम्स को। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स अफेक्टेड बाय एनी चेंज। तो जो भी एंजाइम काम कर रहे हैं, कोई भी एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्टिविटी डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी अगर हम जरा सा भी चेंज लेकर आते हैं किसके अंदर? एंजाइम की केमिस्ट्री के अंदर, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, या एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल शेप है, 3D शेप है, ठीक हो गया, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को कॉइल देमसेल्फ अराउंड देमसेल्फ, तो वो एक 3D पैटर्न बनाते हैं जो कि 3 एक्सिस पे होता है। अगर उसके अंदर हल्का सा भी चेंज आ जाए तो ये एंजाइम की एक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट, अब पहला जो फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा, दैट इज टेम्परेचर। अब देखें, टेम्परेचर वाले फैक्टर में वो ये बात करता है कि एंजाइम किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से। अब एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन है ना, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है। अब जो उस प्रोटीन की शेप जो एंजाइम के अंदर है उसको किस चीज से डिटरमिन किया जा सकता है? उसको डिटरमिन किया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड से और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से। ये दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो कि वीक बॉन्ड्स है और दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है जो कि वाटर हीटिंग है, ठीक हो गया। इसके अंदर मौजूद आप कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक का मतलब जो कि वाटर रिपेलेंट इंटरेक्शंस होंगी। तो ये दो तरह की इंटरेक्शन या बॉन्डिंग मौजूद होती हैं, ये डिटरमिन करती हैं शेप ऑफ प्रोटीन जो कि एंजाइम की होती है। किस तरह? क्योंकि इन दो इंटरेक्शंस या बॉन्डिंग के जरिए पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स हैं वो पार्टिकुलर पोजीशन में, देखें, पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स हैं वो एक खास पोजीशन के अंदर होल्ड होके रहती हैं या उनकी शेप मेंटेन रहती है इन दो चीजों की वजह से। और जब इन दो चीजों की वजह से पॉलीपेप्टाइड जो है उसकी चेन्स की शेप होल्ड रहेगी तो इसकी वजह से प्रोटीन जो है एंजाइम की उसकी शेप डिटरमिन होती है। ये इस पॉइंट का मतलब है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसको इजीली डिस्टरप्ट किया जा सकता है अगर हल्का सा भी चेंज किसके अंदर ले आए? टेम्परेचर में। तो अगर ये दो चीजें डिस्टर्ब होगी तो पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी जगह पे होल्ड नहीं रहेगी, और पॉलीपेप्टाइड चेन होल्ड नहीं रहेगी तो प्रोटीन जो है, एंजाइम की जो शेप ऑफ प्रोटीन है वो डिस्टरप्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब हर उस चीज के लिए जो अपनी पीक पर होती है उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। तो अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? हर एक एंजाइम के काम करने के लिए उसको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके ऊपर वो बहुत अच्छा अपना जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वो ये डिस्कस करते हैं, एवरी एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर एंजाइम अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, वही स्पेसिफिक टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से या तो कम होंगे या ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो सबसे अच्छा काम किस टेम्परेचर पे करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यही हमारी बॉडी के एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी यही है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? स्टूडेंट, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम कम करेंगे, ठीक हो गया, टेम्परेचर को हमने 37 से कम किया, लेट्स सपोज, bonds that determine enzyme shape less flexible। तो जो bonds है हाइड्रोजन bonds और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन,
ये जो बॉन्ड्स हैं जो कि एंजाइम की शेप को डिटरमिन कर रहे हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। लेट्स सपोज ये इसी तरह कि जैसे अगर आप एक प्लास्टिक है या कोई भी हार्ड चीज है, अगर आप उसको हीट करें तो वो मेल्ट हो जाती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बट अगर कोई चीज बहुत ज्यादा देर तक ऐसे टेम्परेचर में पड़ी रही जहां पर टेम्परेचर बहुत कम था, ठीक हो गया, ठंड थी, तो वो चीज वहां पे हार्ड हो जाती है, अकड़ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी तरह जब टेम्परेचर कम हुआ तो जिन बॉन्ड्स ने एंजाइम की शेप को मेंटेन करना है, जो कि ये दो हैं, ठीक है, वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं इनके लेस फ्लेक्सिबल होने की वजह से डू नॉट परमिट इंड्यूस चेंज इन द एक्टिव साइड्स, ठीक हो गया। अब इसकी वजह से, इनके हार्ड होने की वजह से एक्टिव साइड में किसी किस्म का ये चेंज आने नहीं देते, और वो चेंज आना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम ने जब एक्शन करना है तो उसके एक्टिव साइड को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है। यहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, यहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करेंगे एक्टिव साइड, क्योंकि लेस फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट यहां पर आ रहा है वो है सो द रिएक्शन रेट इज लो, रिएक्शन का जो रेट है वो लो हो जाएगा। स्टूडेंट अब इफेक्ट इंक्रीज का देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं। तो स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये इफेक्ट आता है कि जब टेम्परेचर को रेस करते हैं, बट यहाँ पर पॉइंट जो कि नोट करने वाला है वो है सर्टेन लिमिट। यहाँ पे दो लिमिट्स बताइए, टेम्परेचर को आपने थोड़ा सा लिमिट से बढ़ाया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करती है उसके अंदर क्या ऐड होगी, हीट, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हीट उस एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होगी, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करेगी और रिएक्शन एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा, यही जो हीट है ये प्रोवाइड करती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया, ये हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। और काइनेटिक एनर्जी दो चीजों को दी जाती है, एक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को और दूसरा एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि जिस चीज को भी प्रोवाइड की जाएगी उसके वो हेल्प करवाएगी, काइनेटिक एनर्जी हेल्प एनीथिंग टू मूव, उसकी चीज की या सब्सटेंसेस की या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है सबस्ट्रेट को भी और दूसरा एंजाइम्स के मॉलिक्यूल को भी। तो इन मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाएगी। अब वो यही बात करता है कि कोज देम टू मूव रैपिडली, तो वो इस तरह उनके अंदर कोज करेगा कि वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा रैपिड हो जाएगी, जिसकी वजह से कुड कोलाइड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, आपस में तेजी से टकराएंगे। तेजी से टकराने की वजह से रिएक्शन रेट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ग्राफ भी आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने टेम्परेचर को लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर को चीज बढ़ेगी तो रिएक्शन बढ़ रहा है और इस तरफ को बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आप यहां पर देखें, जैसे जैसे जीरो से टेम्परेचर इस तरफ को बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया ना। इस तरफ को बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ को बढ़ने का मतलब है रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात की गई है, ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स की। तो देखें यहाँ पर ना कहीं पर ये टेम्परेचर जो है 37 के गिर लाई कर रहा है, ठीक है। 37 के पास आके ना इस पॉइंट पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बन रहा है ह्यूमन के एंजाइम्स का। इधर आके एंजाइम्स की वर्किंग बहुत बेस्ट हो जाती है, वो बहुत तेजी से प्रोडक्ट्स बना रही होते हैं, ठीक है। बट अभी हमने ये पढ़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्शन लो हो जाता है। सर्टेन लिमिट से बढ़ाएं या सर्टेन लिमिट तक बढ़ाएं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अब हमने देखना है कि अगर इस सर्टेन लिमिट से आगे टेम्परेचर बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर यानी कि ROR पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एक टर्म से करेंगे, दैट इज डीनेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड के पेपर में। तो डियर स्टूडेंट, होता इसमें ये है कि जब टेम्परेचर रेस अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखते हैं रिएक्शन ऊपर को जाता है कि नीचे को आता है। हीट एनर्जी इंक्रीजेस वाइब्रेशन, क्योंकि हीट ऐड होगी एक्टिवेशन एनर्जी में, फिर वही हीट से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मजीद एंजाइम्स को, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को। अब उस हीट एनर्जी की वजह से जो वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो जिन एटम से बने हुए हैं उन एटम्स के दरमियान वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है।
अगर वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा वायलेंट का मतलब मजीद शदीद हो जाए, द bonds can't hold polypeptide chains in proper position and globular structure is lost। अब इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, जब वाइब्रेशन इतनी शदीद हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी, सर्टेन लिमिट से बढ़ जाएगी, तो उस वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से ये जो दो बोन्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन को अपनी जगह पर होल्ड करवा के नहीं रख सकते। जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी जगह पर होल्ड नहीं रहेगी तो अल्टीमेट बात है कि प्रोटीन की जो शेप है वो प्रॉपर बन नहीं सकेगी और अल्टीमेटली जो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके नतीजे में क्या होगा कि जब एंजाइम ही नहीं रहा तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ तो नहीं सकता, टेम्परेचर लाजमी बढ़ रहा है। आप इस तरफ को भी देखें तो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, बट आगे की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर तब भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर देखिए, यहां से टेम्परेचर आगे की तरफ लाइन जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक हो गया। बट इसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही तो यही जो है हमारे पास आउटकम्स आई कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि पहले बढ़ रहा था वो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखिए, वो यहां से ऐसे कम नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से स्लोप बनने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली कम होता है, और अल्टीमेटली कम होता होता रिएक्शन ही क्या हो जाता है, ब्लॉक, क्योंकि इसमें एंजाइम का स्ट्रक्चर ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इसमें एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि वाटर लविंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि वो जो जिन इंटरेक्शन से बनी होती हैं वो इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर भी बियर कर सकते हैं, जैसे कि 70 डिग्री सेल्सियस से अबव भी ये टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बहुत एक एंशियंट बैक्टीरिया जिसका नाम है आर्क्योबैक्टीरिया, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट वाज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हमने फैक्टर पढ़ा टेम्परेचर। तो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।